हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले इसको समझ लें हम। ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, या रिकॉम्बिनेंट के द्वारा हम प्रोटीन का प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं। जैसे एक हार्मोन्स है, प्रोटीन हार्मोन्स इंसुलिन है, तो इंसुलिन का यूज़ हम डायबिटीज़ पेशेंट के ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। तो हार्मोन्स एक्चुअली में क्या है कि ये बॉडी के अंदर ही बनते हैं, बॉडी के बाहर नहीं बनते। तो इसलिए इनको डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी पर्टिकुलर होस्ट बॉडी या सेल के अंदर इंटर करा दिया जाता है, और फिर क्या है कि प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिजायर फिनोटाइप डेवलप करना। किसी एक एनिमल्स में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, फिनोटाइप कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन को ट्रांसफ़र या रिप्लेसमेंट किया जाता है, किया जाता है। जैसे कोई जेनेटिक डिसीज़ है, जेनेटिक डिसीज़ सिंपल सा है कि डीएनए से कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है, उससे क्या है कि बीमारी उत्पन्न हो रही है। तो वो जो बीमारी उत्पन्न करने वाला जो जीन्स होता है, उसको क्या करना, रिप्लेस करना, उसकी जगह पर दूसरे जीन को क्या है, ट्रांसफ़र कर देना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये भी किया जाता है कि जीन क्योंकि कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। अब इसका मेन और एम क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं। तो जेनेटिक मटेरियल्स में किसी भी पार्ट को ऐड करना, रिमूव करना, रिपेयरिंग करना, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जाता है। फिर है इसमें म्यूटेशन लिखा है मैंने, वेरिएशन लिखा है, रिकॉम्बिनेशन लिखा, प्रोटीन सिंथेसिस लिखा है। तो म्यूटेशन इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में जब उनके डीएनए के सीक्वेंस को चेंजेस आ जाते हैं अचानक से, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और जब अचानक से कोई चेंजेस आते हैं तो एक नए प्रकार का कैरेक्टर उत्पन्न हो जाता है। वेरिएशंस किसे कहते हैं, वेरिएशंस का मतलब क्या होता है कि एक ही पेरेंट्स से उत्पन्न हुए एनिमल्स के बीच समानताएं नहीं होती। जैसे हम एक ही पेरेंट्स से उत्पन्न हुए दो भाई बहन हैं या दोनों भाई हैं, पर हमारे दोनों के फेस स्ट्रक्चर्स, हेयर स्टाइल्स और बिहेवियर, खाने का तरीका, चलने का तरीका सब अलग होता है। तो मतलब क्या है कि एक ही पेरेंट्स से उत्पन्न हुए एनिमल्स के बीच कुछ ऐसी विभिन्नताएं जो अपने पेरेंट्स से इक्वल नहीं होती हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। अब ये वेरिएशंस कैसे उत्पन्न होते हैं, वेरिएशंस उत्पन्न कैसे होते हैं कि जब पेरेंट में फ्यूजन होता है या क्रॉसिंग होती है, तो उसके बाद क्या है कि एग्स में मियोसिस डिवीजन चलता है। मियोसिस की डिप्लोटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम जो होते हैं उनके सेगमेंट में एक्सचेंज हो जाना, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। उसी से क्या होता है, नए प्रकार के कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या है कि हम यहाँ पर डीएनए की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रोटीन प्रोडक्शन की बात की है। तो प्रोटीन सिंथेसिस हम समझ लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। वो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आकर ट्रांसलेशन की प्रोसेस करता है, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बाद क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस का क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोटीन क्यों पढ़ रहे हैं कि हमने देखा है कि प्रोटीन जो है विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। इसलिए हम प्रोटीन को पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन का बॉडी में मेन फंक्शन होता है कैरेक्टर के लिए। अब देखते हैं हम डेफिनेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स हम किसे कहते हैं, जब कोई दो डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए को मिक्सअप कर दिया जाता है या नए तरीके से मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की जाती है। जिससे क्या है कि दो प्रकार के स्पीसीज़ के डीएनए को हमने मिक्सअप किया है, तो वो डीएनए कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, या इसको आरडीएनए भी कहते हैं। इसको दूसरे टर्म से भी, इसके लिए दूसरी टर्म भी यूज की जाती है, जिसको काइमेरिक डीएनए मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब
डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने की प्रोसेस या मेकिंग की प्रोसेस या टेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इनके कुछ दूसरे टर्म भी हैं इसकी। जो पहला है जेनेटिक क्लोनिंग भी बोलते हैं इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जीन मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आता है या आर प्रोटीन आता है। तो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो आर प्रोटीन कहलाता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हम किसी सेल से डीएनए को निकालते हैं या आइसोलेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोलेशन। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल से जैसे ये कोई डोनर डीएनए है, ठीक है। अब इसको किसी सेल से ही हम निकालेंगे तो इसको निकालने की प्रोसेस वो कहलाती है आइसोलेशन। इसके लिए अलग अलग सेल के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम का यूज किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए बैक्टीरिया सेल से अगर डीएनए को निकालना है तो उसके लिए लाइसोजाइम एंजाइम का यूज किया जाता है। अगर हमको किसी प्लांट सेल से डीएनए को निकालना है तो उसके लिए सेल्यूलेज एंजाइम का यूज किया जाता है। अगर हमको किसी फंजाई सेल से डीएनए को निकालना है तो उसके लिए काइटिनेज एंजाइम का यूज किया जाता है, जिससे कि डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। अब डीएनए को आइसोलेट करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस यूज होती हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, ये सब चीज़ें मतलब यूज करके डीएनए के एक्सट्रैक्ट को या डीएनए को निकाला जाता है। इसी प्रकार से प्लाज्मिड डीएनए एक्चुअली में क्या होता है, बैक्टीरिया सेल के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम वेक्टर भी बोलते हैं। वेक्टर का मेन रोल क्या होता है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट या डिजायर्ड डीएनए है उसको क्या करता है, एक दूसरी सेल्स में ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। कुल मिला के एक प्रकार का वाहन है जो रिकॉम्बिनेंट या डिजायर्ड डीएनए को दूसरी सेल्स में या होस्ट सेल में ले जाने का काम करता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले डोनर डीएनए की बात करें तो डोनर डीएनए मतलब जो डिजायर्ड डीएनए है जिससे हमको डीएनए को निकालना है उसको हम डोनर डीएनए कहते हैं। प्लाज्मिड वह डीएनए है जिसमें हम ये डिजायर्ड डीएनए को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने डीएनए निकाल लिया। डीएनए निकालने के बाद की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं, जिससे हम डीएनए सेगमेंट को अलग करते हैं। रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस का यूज़ हम यहाँ प्लाज्मिड में भी करते हैं। प्लाज्मिड में भी क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम उससे ट्रीट करते हैं। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर ये क्या करता है, ये डीएनए को क्या करता है, क्लीवेज करने का काम करता है, कट करने का काम करता है। तो हमको मिल गया कि यहाँ पर डिजायर डीएनए का सेगमेंट भी हमको प्राप्त हो गया रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। और यहाँ पर हमको किसमें, प्लाज्मिड और वेक्टर में भी क्या हो गया, यहाँ पर कट लग गया। अब इन दोनों को क्या कर दिया जाता है कि दोनों को मिक्सअप कर दिया जाता है। मिक्सअप करने की प्रोसेस कहलाती है लाइसिस। लाइसिस मीन्स क्या करना है, इन दोनों को क्या सील्ड कर देना है, और इससे जो स्ट्रक्चर्स बनी है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक पर्टिकुलर या सुटेबल होस्ट सेल में इंटर करा दिया जाता है। अब होस्ट सेल में इंटर कराने के लिए सबसे पहले होस्ट सेल जो होती है उसको हम कैल्शियम से ट्रीट करते हैं। कैल्शियम से ट्रीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो पोर जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अच्छी तरीके से ओपन हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसकी सेल के अंदर एंटर कर जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद प्रोसेस आती है कि हम देखते हैं कि हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर एंटर कराया है उसको हम मार्किंग करते हैं, सिलेक्शन करके मार्किंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डीएनए होते हैं, और भी डीएनए होते हैं, पर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होते। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उनको जेनेटिक मार्कर के द्वारा हम मार्क कर लेते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में कि मल्टीप्लिकेशन। अब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है जो हमने होस्ट सेल के अंदर एंटर करा है उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। मतलब 1 से 2, 2 से 4 डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से क्या है, या रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो होती है जिससे रेप्लिकेशन होता है और डीएनए अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है। अब ये डीएनए जो बना है उससे क्या होता है
कि डीएनए से रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्या बनेगा, आर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और जिस आर प्रोटीन को हम क्या है, जिसके लिए हमने यूज जिस टेक्निक या जिस उद्देश्य के लिए हमने इसका यूज किया था, जैसे प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए किया गया था, वो प्रोटीन हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मेन बेसिक प्रिंसिपल हैं कि क्लोनिंग स्ट्रेटजी इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। इसकी स्ट्रेटजी होती क्या है? तो पहले है जनरेशंस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट डीएनए फ्रैगमेंट को क्या करना, जनरेट करना, ठीक है। तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस से डाइजेशन किया जाता है। सी डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है ये, ठीक है। पीसीआर किया जाता है क्योंकि हमको अधिक मात्रा में डीएनए की ज़रूरत होती है। केमिकल सिंथेसिस भी किया जाता है। फिर दूसरी स्टेप आती है इसकी इंसर्टेशंस इनटू द क्लोनिंग वेक्टर। जो वेक्टर जो होता है, जो डिजायर्ड डीएनए हमने निकाला है, उसमें वेक्टर में उस डीएनए को क्या करना, इंस्टर्स या इंटर करना, ठीक है। तो इसके लिए इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइगेशन जो प्रोसेस जो रहती है यहाँ पर न्यूक्लियस जो एंजाइम हमने यूज़ किया था, वो दो प्रकार से क्या करते हैं, एंजाइम को काटते हैं, सॉरी डीएनए के फ्रेगमेंट को काटते हैं या क्लीवेज करते हैं। तो दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक बुलेंट और दूसरी तो कोएस्ट्रेप एंड होता है। दूसरा होता है कि यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर जो नहीं होते तो वहाँ पर एक लिंकर मॉलिक्यूल्स का भी यूज किया जाता है इसको इंसर्ट करने के लिए। तो इससे ये जब इंसर्ट किया तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद आता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमको प्राप्त हुआ है, जो वेक्टर्स और डिजायर्ड डीएनए से बना है, और उसको हम क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर एंटर या होस्ट सेल से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसड्यूसिंग बोला जाता है। बैक्टीरिया में ट्रांसड्यूसिंग बोला जाता है इसको। देन आता है सिलेक्शन और स्क्रीनिंग। अब हमने जो एंटर कराया था डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो एंटर कराया था, उसको हम होस्ट सेल से बाहर निकालते हैं। होस्ट सेल से बाहर निकालने के बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, पीसीआर किया जाता है, प्रोटीन इंटरेक्शंस किया जाता है, और भी बहुत प्रोसेस यहाँ पर की जाती हैं उस डीएनए को निकालने के लिए। और वैसे तो मैं पहले भी इसकी स्टेप बता चुका हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो फिर भी एक शॉर्ट टाइप में फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आइसोलेशन में हम किसी भी सेल से डीएनए को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम आइसोलेशन करते हैं। इसके लिए हम एंजाइम का यूज करते हैं। तो आइसोलेशन दोनों सेल के लिए, डीएनए के लिए किया जाता है, वेक्टर के लिए भी किया जाती है और डिजायर्ड डीएनए के लिए भी किया जाता है। डिजायर्ड डीएनए का अदर टर्म भी यूज करते हैं। डिजायर्ड डीएनए के लिए डीएनए इंसर्ट भी कहते हैं, इसको फॉरेन डीएनए भी बोलते हैं, टारगेट डीएनए बोलते हैं, क्लोन डीएनए भी बोलते हैं। फिर आती है दूसरी प्रोसेस रेस्ट्रिक्शंस डाइजेशंस या कटिंग। तो रेस्ट्रिक्शंस डाइजेशन या कटिंग के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर या स्क्रैपलर का यूज़ करते हैं, जो होते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं कि ये डीएनए को एक स्पेशल या स्पेसिफिक साइड से ही काटते हैं, और ये दोनों डीएनए को काट सकते हैं, मतलब दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काट सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि डीएनए और वेक्टर जो होता है उनमें क्या कर दिया जाता है, कट या क्लीवेज करते हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं। फिर थर्ड नंबर की प्रोसेस आती है लाइगेशन में क्या किया जाता है कि फॉरेन डीएनए जो है और वेक्टर जो है, ठीक है, इनको क्या करना, लाइगेस करना, ठीक है, कुल मिला के सील्ड कर देना। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रिएशंस ऑफ आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का बनना। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए जो रहता है, जो हमने क्लीवेज किए तो उनको क्या कर देते हैं, यहाँ पर लाइसेस कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं। फिर आता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमको मिला है या वो बना है, तो उसको हम क्या करेंगे, अब किसी सूटेबल होस्ट सेल के अंदर क्या कर देंगे, हम इसको इंटर करा देंगे। इसके लिए इंटर कराने के लिए हम क्या करते हैं कि केमिकल का भी यूज़ करते हैं, फिजिकल मेथड भी होते हैं। केमिकल के लिए मैंने बताया था कि कैल्शियम का यूज़ किया जाता है। जैसे तो बैक्टीरिया होस्ट सेल है तो उसमें क्या कर देंगे, पहले कैल्शियम से ट्रीट कर देंगे, तो उसके पोर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे उससे, और डीएनए क्या हो जाएगा, इसमें एंटर हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर हो जाएगा। और फिजिकल मेथड क्या होती है, फिजिकल मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर माइक्रोपिपेट का यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर कराने के लिए किसी होस्ट सेल में। फिफ्थ नंबर होता है क्या, सिलेक्शन का मीन्स क्या है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी कर रही हैं जो सेल्स होती हैं, उनको क्या करना,
उनको आइडेंटिफाई करना और जेनेटिक मार्कर से मार्किंग करना। सिलेक्शन क्या होता है कि जो हमने होस्ट सेल के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने एंटर कराया था, तो उसमें हम देखते हैं कि जो होस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी कर रही हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, जेनेटिक मार्कर के द्वारा क्या कर लेते हैं, मार्क कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमको दोनों प्रकार के वहाँ पर सेल्स हो सकते हैं। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले जाने का काम करती है, जो सेल्स होती हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं ले जाती। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो ले जाती हैं उन सेल को हम क्या कर देते हैं, जेनेटिक मार्कर के द्वारा मार्क कर देते हैं। फिर 6 नंबर की प्रोसेस आती है रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन। रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल को जो ले जा रही थी उन सेल के अंदर क्या होगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी या मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, जिससे क्या है कि अधिक मात्रा में हमको डीएनए के क्लोन प्राप्त हो जाएंगे, अधिक मात्रा में उनके पॉपुलेशन को प्राप्त हो जाएगी। तो ये था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में